चलो शुरू करते हैं। हेडिंग शुरू से लिखना शुरू करो। तब धातु कर्म का जो पद लिखवाए थे उसमें पहला नंबर क्या लिखवाए थे? अयस्क को बारीक पीसना। ठीक है, तो लिखो। हेडिंग लिखेंगे अयस्क को बारीक पीसना। अयस्क को बारीक पीसना पहला नंबर। हो गया। तो इसमें क्या होगा? इसमें लिखो यह धातु कर्म का सबसे पहला पद है। यह धातु कर्म का सबसे पहला पद है। यह धातु कर्म का सबसे पहला पद है। हो गया। इस पद में अयस्क को बारीक पीसकर चूर्ण अवस्था में लाते हैं। अयस्क को बारीक पीसकर चूर्ण अवस्था में लाते हैं। अयस्क को बारीक पीसकर चूर्ण अवस्था में लाते हैं। हो गया। जिससे हो गया अशुद्धियां और अयस्क लगभग अलग हो जाते हैं। जिससे गैंग और अयस्क लिखना। जिससे गैंग क्या था? आधात्री। अशुद्धियां नहीं लिखना है, अशुद्धियां की जगह गैंग लिख लो। अशुद्धियां काटना नहीं चाहते तो सिर्फ कोष्ठक में गैंग लिख दो। हो गया। क्या लिखे? अलग हो जाते हैं। अरे एक मिनट, क्या बोले? जिससे गैंग तथा अयस्क लगभग अलग हो जाते हैं। लगभग नहीं लिखो, काटना पीटना मत, छोड़ देना। लगभग अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो अभी जब जमीन से खोद के निकाले तो अयस्क तो ऐसा है नहीं कि पिसी अवस्था में मिलेगा, वो टुकड़ा टुकड़ा हमको मिलेगा ना। अब जब टुकड़ा टुकड़ा मिला है तो बनते समय उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि सब लगे होंगे, लेकिन जब उसको बारीक पीस देंगे तो सब चीजें पिसी अवस्था में आ जाएंगी ना। धूल मिट्टी भी अलग हो गई, कंकड़ पत्थर भी पीस के अलग हो गए, जो अयस्क था वो भी पीस के हो गया। मतलब मिले तो सभी एक ही में है, लेकिन अगर अलग अलग कण उठाए तो सब अलग अलग हो जाएंगे। अब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये लगभग अलग हो गए। अब इनका हम सांद्रण करते हैं। इनका क्या करते हैं? हम सांद्रण करते हैं। कैसे करते हैं ये देखो। सांद्रण की सामान्य रूप से हम 3 विधियां अपनाते हैं। कहने का मतलब जो अयस्क हमारे पास था हमने उसको बारीक पीस के चूर्ण अवस्था में ला दिया ना। अब चूर्ण अवस्था में इसमें कौन कौन है? गैंग है और अयस्क है, यही तो है ना। गैंग प्लस अयस्क। अब सबसे पहला काम तो गैंग को अलग करना था। तो ऐसे ही टुकड़े को ही पता चलता, सांद्रण करने के लिए लेके चले जाते तो जो ऊपर वाला लगा था वो तो साफ हो जाता, लेकिन जो बीच बीच में लगा था वो कहां से साफ होता क्या? नहीं। इसलिए पहले इसको बारीक पीस देते हैं। हो गया। अब आगे लेके जाते हैं सांद्रण के लिए। तो सांद्रण 3 विधियों से होता है। पहला होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा होता है फेन प्लवन विधि। हो गया।
तो इन तीनों में से किसी एक विधि से इसका सांद्रण करते हैं। अब कौन सी विधि अपनाएंगे वो इनकी प्रकृति पर निर्भर करेगी। जैसे मान लो गैंग हल्का हो, क्या हो, हल्का हो, और अयस्क क्या हो, भारी हो। चाहे गैंग भारी हो, अयस्क क्या हो, हल्का हो, तो हम पहली विधि का प्रयोग करते हैं। पहली विधि में क्या होता है, पानी की धारा बहाते हैं, अर्थात जैसे एक बॉक्स टाइप का नाली सिस्टम, जैसे नाले में पानी बहता है उस टाइप का हम बना लेंगे, और उसके बाद पानी उसमें बहता रहेगा और ऊपर से धीरे धीरे पिसे हुए अयस्क को डालेंगे। तो क्या होगा, जब हम पिसे हुए अयस्क को डालेंगे तो जो भारी चीज रहती है वो पानी में ऊपर तैरती रहती है, जो हल्की रहती है वो बैठ जाती है नीचे, तब क्या होगा, जो भारी है वो पानी में नीचे बैठ जाएगी, और चूंकि पानी ऐसे बह रहा है ना, जो हल्का है ऊपर पानी के तैरने लगेगा और वो पानी के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बह जाएगा, और हमारा नीचे कौन बैठ गया। मान लो हमने कहा गैंग हल्का था, अयस्क हमारा भारी था, तो अयस्क नीचे बैठ जाएगा और उसके बाद अर्धात्री या गैंग धीरे धीरे बह जाएगी। तो गैंग अलग हो गया अयस्क से, हमको यही काम तो करना था, हमने अलग कर लिया। अयस्क अलग कर लेंगे, अब उसको छान लेंगे पानी को, तो अयस्क नीचे रहेगा, छानोगे तो अयस्क अलग मिल जाएगा। छान कर धोकर क्या कर लेंगे, उसको सुखा लेंगे, जिससे हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हो गया जी। तो अब देखो ये तो हमारा हो गया हल्का और भारी वाला पद। अब अगर मान लो अयस्क हल्का हो गया, अशुद्धि भारी हो गई, तो नाली में डाल दिए, नाली बहवाती हुई लेकर चली जाएगी। तो इसीलिए आगे हम किसी विशेष प्रकार की जाली का प्रयोग करेंगे, जिसमें जाके पानी गिरेगा, पानी तो छन जाएगा, जाली के ऊपर अयस्क हमारा बचा रह जाएगा और शुद्धियां तो यही नीचे बैठ जाएंगी। होगा, तो चाहे जैसा भी हो हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि अपना सकते हैं। दूसरी हेडिंग का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये कब अपनाते हैं, ये तब अपनाते हैं जब गैंग प्लस अयस्क इसमें से कोई एक चुंबकीय हो। क्या हो, चुंबकीय। अगर गैंग चुंबकीय हो तो अयस्क अचुंबकीय होना चाहिए। बात को यहां ध्यान से समझना, क्योंकि अगर दोनों चुंबकीय हो गए तब तो दोनों एक ही ओर चले जाएंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रकृति के होने चाहिए, अर्थात एक चुंबकीय और एक अचुंबकीय। अगर ये अचुंबकीय हुआ तो ये चुंबकीय होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखे रहना। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम एक रोलर यहां पे लगाते हैं, रोलर मतलब घूमने वाला, जिसे पुलिया कहते हो, चक्की की दुकान पे गए देखो वहां पे लगा होगा। दूसरा एक इधर लगाते हैं, दो रोलर लगा देते हैं दोनों पर एक, और ये रोलर किससे बने होते हैं, चुंबक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, चुंबक से। ध्यान देना, रोलर चुंबक का बना होगा, लोहे वाला नहीं। तो अब क्या होगा, क्या करेंगे, इसको पट्टा लगा दिए, इस पे एक थोड़ा चौड़ा रहेगा, आगे में टूट जाएगा। पट्टा जो होगा थोड़ा चौड़ा रहेगा, क्योंकि पतला रहेगा तो पता चला अयस्क डालना है तो गिर जाएगा, इसीलिए पट्टा थोड़ा चौड़ा रखते हैं। अब क्या होगा, इसको घुमाना शुरू करेंगे। देखो ये ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, अभी तो ऐसे चलना शुरू करेगा, पट्टा लाइन से चलेगा ना। अब यहां पर हम धीरे धीरे अयस्क को गिराना शुरू करते हैं। एक कीप लगाते हैं, हाँ एक कीप लगाएंगे, पट्टा घूम रहा है, अयस्क इस पे धीरे धीरे गिर रहा है। कौन सा, जो पिसा हुआ अयस्क लिए थे, उसमें गैंग और अयस्क दोनों है अभी। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना, जब ये इधर से ऐसे चलेगा यहां से, तो अभी तो जो इसमें चुंबकीय प्रकृति का है, अर्थात चुंबक से चिपकने वाला है, वो इस पहिए से चिपका रहेगा, चिपका रहेगा ना। मान लो ये चुंबक है और इसके ऊपर पट्टा लगा के या कागज रख के हमने एक वस्तु रख दी, जैसे घूम रहा है तो उसको चिपकाया रहेगा ना अभी। उसके बाद क्या होगा, देखो ये जो चुंबकीय प्रकृति का नहीं है, अब अगर जोर से घूम रहा है, इस पे कोई बिना चुंबकीय प्रकृति का रहता है, अर्थात अचुंबकीय प्रकृति का, तुरंत उठा के उसको फेंक देगा, आगे फेंकेगा
तो जो चुंबकीय प्रकृति का नहीं है वो इधर से आगे गिरने लगेगा, ऐसे इस तरह से गिरेगा और यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, जो चुंबक से चिपकने वाला वो तो ऐसे ऐसे चिपके चिपके आएगा ना, लेकिन जब पट्टा चुंबक को छोड़ेगा ना, तो तुरंत ही पट्टा, अब क्या पट्टे पर चिपका है क्या? वो ऐसे पट्टे पर थोड़ी चिपका था, पट्टे के अंदर चुंबक ऐसे लग रहा था कि वो पट्टे से चिपका हुआ जा रहा है। लेकिन जैसे ही चुंबक ने पट्टे को, क्योंकि पट्टे को तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमना है ना, अगर इसी पे घुमाते तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, चिपका वो घूमता रहता उसी में। यहाँ से जैसे ही छोड़ेगा, यहाँ पहुंचा, तुरंत ये अयस्क इधर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? तो इस तरह से मान लो हम मानते हैं कि जो अयस्क था अचुंबकीय था तो इधर आ जाएगा, और अशुद्धियां चुंबकीय थी तो अशुद्धि इधर आ गई, अर्थात गैंग इधर आ गया। देख रहे हो, दोनों अलग अलग हो गए। दिखाई दे रहा है? तो इस तरह से भी हमने अशुद्धि को अलग कर लिया। तीसरी विधि कब अपनाते हैं? तीसरी फेन प्लवन विधि। फेन माने क्या होता है? झाग। पीछे चर्चा हुई थी, हुआ था ना। तो अब क्या है, फेन प्लवन विधि में क्या होता है? झाग बनाया जाता है। कैसे? एक बर्तन लिया जाता है और उसमें तुम लोग की तरह सर्फ घोला जाता है, जैसे बचपन में सर्फ घोले थे गिलास में लेके, और कलम वाली पाइप एक पीछे से खोल के उसमें जोर से फूंकते थे, खूब ज्यादा झाग निकलता था ना। अरे तुम तेल थोड़ी मिलाते थे, तुम तो सर्फ मिलाते थे ना। हम इसमें नहीं करें सर्फ मिलाएंगे, ध्यान में रखेगा। अरे तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम सर्फ मिलाते थे और फूंकते थे, जोर से झाग निकलता था, जादू दिखाते थे झाग निकल रहा है। और बीच में एक 5-5 रुपया वाला बिकता भी था, डिब्बे में आता था, निकालो फूंको, गुब्बारा निकलता था। उसमें भी क्या होता था? उसमें भी वही सर्फ शैम्पू घुला रहता था, लिक्विड घुला रहता था, जिससे वो जब फूंकते थे तो तनाव बढ़ता था। तनाव के कारण जब वो आगे बढ़ता था तो फटता नहीं था और एक गुब्बारे के रूप में बाहर निकल जाता था, पृष्ठ तनाव के कारण। अब हुआ क्या? फेन प्लवन विधि में इसी प्रक्रिया को अपना लिया गया। फेन प्लवन विधि में इसी को जादू बना दिया गया। देखो, इसमें विलेयर भर दिए, अब इसमें बारीक पीसे हुए अयस्क को डाला गया। लेकिन ये फेन प्लवन विधि अपनाएंगे कब? फेन प्लवन विधि कब अपनाएंगे? जब अयस्क प्लस गैंग इसमें से कोई एक जल से चिपकने वाला हो और कोई एक तेल से चिपकने वाला हो। समझ गए? कोई एक जल से चिपकने वाला, मतलब जल से चिपकने का मतलब चिपक ना जाए जल से, चुंबक की तरह ही जल से भीग जाए, जिसकी सतह जल से भीग जाए। मान के चलो, जो तुम देखे होगे एक तो पत्ता आता है ना, बड़ा सा, वो त्रिकोणीय आकार का होता है। अरे कौन सा पत्ता उसको कहते हैं? अरुई का पत्ता जो जिस तरह से रहता है ना, वो भीगता नहीं है। तो उस तरह का अयस्क होगा या अशुद्धि होगी, कोई भी होगी, उससे हमसे नहीं मतलब है। तो इसमें हम मानते हैं अयस्क तेल से भीगने वाला है और अशुद्धि किससे भीगने वाली है? जल से भीगने वाली है। तो जब इसमें डालेंगे बारीक पीसे हुए अयस्क को, जिसमें अयस्क और गैंग दोनों है, और इसमें थोड़ी मात्रा में चीड़ का तेल मिलाए होते हैं, वो सब अलग की प्रक्रिया, उसको आगे देखते जाएंगे। हम कह रहे हैं केवल तेल मिलाए होते हैं। जब मिलाते हैं तो अयस्क भीग जाता है तेल के साथ, मतलब जो तेल के कण इसमें है, तेल तो पूरी तरह से जल में घुलेगा नहीं, ठीक है। तो इसके साथ अयस्क के कण चिपक चुके हैं ऊपर की सतह पर, हो गया। और बाकी जो अशुद्धि थी वो जल से भीग गई, जल से भीगने के कारण भारी हो गई और कहाँ बैठ गई? नीचे बैठ गई। गैंग हमारा चला आया नीचे और अयस्क अभी ऊपर है। तो ऐसे हाथ डाल के निकाल थोड़ी ना कि हाथ डालने निकल जाए। तो उसमें क्या करते हैं? वही पेन वाला लेते हैं। तो बड़े से टैंक में करना तो उसमें पेन डाल फूकेंगे, पेन नहीं डालते, हम पाइप लगाते हैं। एक इस तरह का पाइप होता है, ध्यान देना। और इसमें ऐसे छिद्र बने होते हैं और इसको जोर से मशीन के द्वारा हवा इसमें प्रेस की जाती है। मुंह से फूकेंगे तो जरा पता चला पाइप नहीं रह जाएगा, ठीक है। जोर से मशीन के द्वारा इसमें हवा प्रेस करते हैं, जो आती है इन छिद्रों के रास्ते बाहर निकलती है, और जब वायु पानी के अंदर रहेगी तो गैस के बुलबुले के रूप में बाहर निकलेगी। और जब बुलबुला जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगेगा तो अपने साथ तेल को लेके भी बाहर निकलेगा, जिससे हमको लगेगा ऊपर झाग बन रहा है। क्या बन रहा है? झाग।
तो वही हमको पूरा आयत किससे चिपक चुका था, तेल से, और वो झाग के साथ ऊपर आ चुका है। अब उस झाग को आसानी से हम हटा लेंगे और ले जाएंगे, उसको धुल देंगे, जिससे झाग अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, और उसको सुखा देंगे। तो अयस्क हमको शुद्ध मात्रा में मिल गया, वहां से भी अशुद्धि दूर हो गई, क्योंकि अशुद्धि तो भीग के नीचे बैठ गई है ना, ये याद रख के रहना। तो इस प्रकार से हमारा 3 विधियां होती हैं। अब इस समय एक और विधि अपनाई जा रही है, निष्ठालन, जो कि एक रासायनिक विधि है। तो निष्ठालन विधि में रासायनिक क्रिया के द्वारा इस गैंग को अलग किया जाता है। तो वो सभी के लिए सही नहीं होती है, कुछ के लिए ही सही होती है। जैसे एल्यूमिनियम के अयस्क के लिए, उसके लिए निष्ठालन किया जाता है, उसके लिए ये गुरुत्वीय चाहे चुंबकीय चाहे फेनक्लोन विधि काम की नहीं होती है। हो जाएगा, याद रख के रहना। क्यों? क्योंकि उसमें जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट भी भारी होता है, और उसमें अशुद्धि किसकी होती है, या तो रेत की होती है या तो आयरन के ऑक्साइड की होती है, दोनों भारी हैं। ठीक है, तो आयरन का ऑक्साइड और रेत, ये जो सिलिका है, जो मिट्टी में रेत होती है, वो तो उसकी अशुद्धि उसमें होती है। अब पता चला गुरुत्वीय पृथक्करण में बहते पानी डाल रहे, कुछ नीचे बैठ गया, ऊपर कुछ गया ही नहीं, कोई फायदा मिला नहीं मिला। चुंबकीय पृथक्करण विधि अपना रहे हैं, जो उसमें सिलिका की अशुद्धि है, वो चुंबक से नहीं चिपकती, एल्यूमिनियम भी चुंबक से नहीं चिपकता है, दोनों आके इधर गिरने लगे। क्योंकि हमारा इसमें क्या था कि एक उधर गिरेगा एक इधर गिरेगा रोलर के। अब जब दोनों नहीं चुंबक से चिपकेंगे, दोनों जाके इधर ही गिरेंगे ना। हो गया। तीसरी विधि फेन-क्लोवन विधि है। अब इसमें क्या होता है, बॉक्साइट और कौन, जो रेत है, दोनों जल में नहीं घुलते हैं, दोनों जल में नहीं घुलते हैं, जल से भीग दोनों जाते हैं, घुलते नहीं है। भीग जाएंगे, भारी होने के कारण दोनों जल में नीचे बैठ जाएंगे, और जब दोनों जल में नीचे बैठ जाएंगे तो झाग हम ऊपर बना पाएंगे? झाग बनाने को तो बना लेंगे, उसमें तेल तो ऊपर चला जाएगा झाग के रूप में, लेकिन क्या अयस्क ऊपर गया? दोनों भीग के नीचे बैठ गए ना, तो तीनों प्रक्रिया उसके लिए काम नहीं करती है। इसलिए उसके लिए हम निष्ठालन अपनाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा आयरन के ऑक्साइड की अशुद्धि और सिलिका की अशुद्धि दूर की जाती है। ठीक है, तो 4 विधियां हम अपनाते हैं। सामान्य रूप से हम 3 विधियां जानते हैं, गुरुत्वीय, चुंबकीय और फेन-क्लोवन विधि। हो जाएगा। इसके बाद अगली प्रक्रिया हमारी शुरू होती है निष्कापन की और भर्जन की। तो इसको हम यहाँ पे पूरा विस्तार से नहीं लिखवाएंगे। क्यों नहीं लिखवाएंगे? क्योंकि दिया ही नहीं तो लिखवाएं क्या, हमारे सिलेबस में शायद है नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी वाली बुक में भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, दोनों बुक में नहीं दिया। क्या किया जाए? दूसरी हेडिंग लिखो। दूसरी हेडिंग क्या लिखोगे? बारीक पिसे अयस्क का सांद्रण, या सीधे सीधे लिख दो अयस्क का सांद्रण। इंग्लिश तो जिसका जिसका लिखवाना था पीछे लिखवा ही दिए। अयस्क का सांद्रण हो गया। तो लिखो बारीक पिसे अयस्क से, बारीक पिसे अयस्क से, बारीक पिसे अयस्क से आधात्री या गैंग को दूर करने की प्रक्रिया, बारीक पिसे अयस्क से आधात्री या गैंग को दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। को दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अयस्क का सांद्रण कहलाती है। हो गया। आगे लिखो। अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित विधियों से किया जाता है।
नाम लिखवा देते हैं और ये बता देते हैं कब इनका प्रयोग करते हैं। पूरा डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, ये लिखवा दो। लिखवा देगा, रहने दे। चलो नहीं लिखने के मन मत लिखो, आगे बढ़ो। लिखवा दें। चलो लिखो, बाद में देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। कहां तक लिखे? निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। पहला नंबर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हो गया। डैश देके इसके अंदर लिख लेना, डैश देके इसके अंदर लिख लो। इसका प्रयोग तब करते हैं, कहां तक लिखे? इसका प्रयोग तब करते हैं जब आयत तथा गैंग में से कोई एक, जब आयत तथा गैंग में से कोई एक, आयत तथा गैंग में से कोई एक हो गया, जल से हल्का हो, जल से हल्का हो और दूसरा जल से भारी हो, और दूसरा जल से भारी हो। कहने का मतलब एक जल से हल्का होना चाहिए, दूसरा जल से भारी होना चाहिए, ये ध्यान देना। डैश दे के उसके अंदर लिखना है। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब आयत तथा गैंग में से कोई एक जल से हल्का हो और दूसरा जल से भारी हो गया ना? आगे लिखो। दूसरा नंबर चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि नाम लिख लो, जितनी बार समझने का मन करेगा उतनी बार वीडियो देख अपना याद कर लेना तुम लोग। हो गया? क्या लिखे? चुंबकीय पृथक्करण विधि। हाँ, डैश देके इसके अंदर भी लिखो। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब अयस्क तथा गैंग में से, अयस्क तथा गैंग में से कोई एक चुंबकीय प्रकृति का हो, कोई एक चुंबकीय प्रकृति का हो, कोई एक चुंबकीय प्रकृति का हो। हो गया? कोई एक चुंबकीय प्रकृति का हो। हो गया? और दूसरा अचुंबकीय प्रकृति का हो, और दूसरा अचुंबकीय प्रकृति का हो। मतलब दोनों चुंबकीय या दोनों अचुंबकीय नहीं होने चाहिए, ध्यान देना। अगर दोनों अचुंबकीय हैं तो दोनों को फेंक देगा, दोनों चुंबकीय हैं तो दोनों एक ही साइड में फिर आके गिरेंगे चिपकते हुए। तो इसीलिए एक चुंबकीय होना चाहिए और एक अचुंबकीय, अर्थात एक को दूर फेंके एक को पास गिराए। हो जाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं।
तीसरा नंबर फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि इसमें लिखो, यह विधि तब अपनाते हैं जब यह विधि तब अपनाते हैं जब अयस्क में उपस्थित गैंग की प्रकृति अयस्क में उपस्थित गैंग की प्रकृति जल से भीगने वाली हो। हो गया ना, ये याद रखना है। 2 हो गया तुम्हारा, 3 हो गया ना। चौथा लिख लो, निहक्षालन। लीचिंग, LEACHING, कभी कभी हिंदी में ही दे दिया जाता है लीचिंग। हो गया। तो इसमें लिखो, यह विधि तब प्रयोग करते हैं हो गया, जब उपरोक्त में से कोई विधियां प्रयोग में ना आए। हो गया। चलो अब अगला नंबर लिखेंगे। ये तो हो गया प्रकार। तीसरा नंबर का क्रम क्या था? तीसरा पद अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। तो लिखो, तीसरी हेडिंग, मतलब पहला हो गया अयस्क को बारीक पीसना, दूसरा हो गया अयस्क का सांद्रण, और तीसरा रहेगा अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। हो गया ना, अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा, देखो, इस विधि में हो गया, अयस्क को विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, इस विधि में अयस्क को विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा हो गया, उसके धातु ऑक्साइड में बदला जाता है।
हो गया। इसके लिए सामान्यतः दो विधियां अपनाई जाती हैं। इसके लिए सामान्यतः दो विधियां अपनाई जाती हैं। दो विधियां अपनाई जाती हैं, पहला निस्तापन, दूसरा भर्जन। पहला निस्तापन, दूसरा भर्जन। हो गया। तो लिखो दूसरा भर्जन। निस्तापन और दूसरा भर्जन। हो गया ना। तो अब पहली हेडिंग लिखो निस्तापन। निस्तापन कैल्सिनेशन। निस्तापन कैल्सिनेशन। उसको नीचे उतारो, नहीं खिड़की खोल दोगे, गिरेगा तुरंत टूटेगा वो। क्या लिखे? निस्तापन कैल्सिनेशन। हो गया। अब इसमें लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखे रहना दोनों। निस्तापन भर्जन अवश्य पूछा जाएगा तुमसे। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर आगे काली पेन से लिख लेना, वायु की अनुपस्थिति, उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। हो गया। निस्तापन कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। गधेयों का अयस्क को जलाना है, अयस्क को गर्म करना है। कहने का मतलब उसको एकदम बंद जगह पे रख के गर्म करेंगे। जैसे एक बंद बर्तन ले लिया जाए, इसमें से एक क्लियर लगा के सारी हवा खींच के बाहर निकाल दी जाए। जब सारी हवा खींच के बाहर निकाल देंगे तो अंदर वायु रहेगी? नहीं रहेगी। वायु नहीं रहेगी। उसके बाद केवल इसमें क्या रहेगा? अयस्क रहेगा, और नीचे से गैस जला के गर्म करेंगे तो डिब्बे के बाहर तो वायु है, तो गैस तो जल ही रही है। अयस्क तुमको कौन सा जलाना है? अयस्क जलाना है, अयस्क नहीं जलाना है। ध्यान में रखते रहना। जला तो तुम नीचे से गैस रहे हो ना, अयस्क गर्म हो रहा है खाली, याद रखे रखना। क्या? कैसे हवा खींच लेंगे? वो क्लियर देखे ना, जो दबाने के बाद छोड़ दो तो उसका चिपक लेता है। पहले ड्रॉप्स आंख में डालते थे वैसे ही, अब आ गया ना ड्रॉप वाला डिब्बा बन गया। पहले का डिब्बा कैसे होता था? उसमें ये गोलाकार में एक रबड़ का कैप लगा होता था, उसको निकालते थे और जब दबाते थे फिर छोड़ते थे। जब दबाते थे तो उसमें का सारा द्रव नीचे चला जाता था पाइप के नीचे, और जैसे ही छोड़ते थे पाइप के निचले वाले छिद्र से दवा उसमें भर जाती थी। और जैसे जैसे तुमको दबा के डालना होता है वैसे कर लेते हो। जैसे तुम
पिचकारी एक सामान्य मॉडल देख सकते हैं, लेकिन उसमें ये खींचने वाला लगा होता है, उसमें वाल्व सिस्टम। वैसे पिचकारी से भी इसको खींच के निकाल सकते हो, तुमको खींच के किसी भी प्रकार से निकालना है, मुंह से खींच के निकाल लो। कैसे पचकेगा? पतला डिब्बा का वो प्लास्टिक का डिब्बा पिचक जाएगा। इस कमरे में से तुम एक पाइप लगा के हवा खींचना शुरू कर दो, उस कमरे को चारों तरफ से बंद कर दो। ध्यान देना, कमरे को चारों तरफ से बंद कर दो और इस कमरे में कहीं भी छिद्र नहीं होना चाहिए, बस एक जगह छिद्र लगाओ, वहां पे पाइप लगा दो और उस पाइप से तुम खींचना शुरू करो, कमरा पिचक जाएगा? कमरा पिचकेगा? नहीं पिचकेगा, इसमें की सारी वायु बाहर निकल जाएगी। ये याद रखे रहना, कमरा तुम्हारा उसी अवस्था में रहेगा। तो बर्तन भी यहाँ लोहे का है, प्लास्टिक का नहीं कि खींच के पिचक गया हो। ठीक है, खींच के हम केवल वायु निकालेंगे, उसके बाद बाकी चीजें इसी में रहेंगी और नीचे से भट्ठी जलाकर इसको गर्म करेंगे। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी क्या? निस्तापन। क्या कहलाएगी? निस्तापन। लेकिन जब वायु की थोड़ी मात्रा इसमें छोड़े रहेंगे तो वो हो जाएगी भर्जन। क्या हो जाएगी? भर्जन। तो निस्तापन और भर्जन में यही अंतर है, परिभाषा दोनों एक ही तरह है। जहां अनुपस्थिति लिखे हो वहीं उपस्थिति लगा दो, भर्जन की परिभाषा हो जाएगी। ठीक, तो इसमें लिख लेते हैं नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। निस्तापन मुख्यतः, तो निस्तापन की परिभाषा हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। अब निस्तापन किसका करते हैं ये लिखो। देखो एक चीज सोचो, इस हेडिंग का नाम क्या है? अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। और किसी का ऑक्साइड कब बनता है? पीछे हमने देखा था जब धातु पढ़े थे ना, धातु का रासायनिक गुण में पहला नंबर ही पढ़े थे, धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। तो जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो जुड़ के अपना ऑक्साइड बना लेती है। अब यहाँ तो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन है ये नहीं तो ऑक्साइड कैसे बनेगा? इसका मतलब जो हमारे पास अयस्क रहेगा उसमें पहले से ही ऑक्सीजन रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि हम ले लें Cu2s, कॉपर ग्लांस, खाना है इसका नाम पर लिखा है इसको कॉपर ग्लांस। अगर हम इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करें, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करें तो बाद में Cu2O बन जाएगा? नहीं बनेगा। किस नियम से? किस नियम से नहीं बनेगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, अर्थात नया परमाणु न ही उत्पन्न होगा न ही नष्ट होगा, इसीलिए तो हम समीकरण को संतुलित करते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन इधर है ये नहीं, उधर ऑक्सीजन ले आ देंगे, जेब में रख के लगा, निकाल के ले लो, तुम लगा देते हैं इधर तुम्हारे पास। ऐसा तो होता नहीं है। जब इधर हम ऑक्सीजन लेंगे अर्थात वायु लेंगे तो वायु में ऑक्सीजन होती है ना, तभी तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके बना पाएगा। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ये था कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको गर्म करने पर क्या बनता है? ये तो पता है, पता है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये है तो क्या होगा? इधर तो CO2 बनेगा ही, और क्या बन जाएगा? CaO बन जाएगा। कम से कम 4 से 5 बार ये सभी क्रिया को बताएं। अगर इधर कार्बोनेट है तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य बनेगा, चाहे कहीं भी अभिक्रिया करा लो। ठीक है, तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन इसका निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा हुआ था वो Ca के साथ जुड़ गया, क्या बन गया? CaO। तो देखो कैल्शियम का ऑक्साइड बन गया कि नहीं बन गया? दिखाई दे रहा है। तो इसमें जब पहले से ही ऑक्सीजन था तब कहीं हमको O2 लिखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना, अपने आप काम हो गया। शुष्क अवस्था में हमने इसको गर्म किया था, पढ़े थे कैल्शियम कार्बोनेट को शुष्क अवस्था में गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना लेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। वियोजन अभिक्रिया में पढ़े थे, वियोजन में पढ़े थे। अब क्या होगा? यहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहां बिना ऑक्सीजन के ऑक्साइड का बनना नामुमकिन है। हो गया ना? तो क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया गया। तो नीचे वाली प्रक्रिया हो गई निस्तापन और ऊपर वाली प्रक्रिया हो गई भर्जन। ठीक है, तो भर्जन वायु की उपस्थिति में होगा, क्योंकि वायु होगी तभी ऑक्साइड बनेगा। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पहले से ही होता है, वहीं से वो किसमें बदल जाएगा? अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा। दोनों का लक्ष्य एक ही है, किसमें बदलना? ऑक्साइड में बदलना। बस एक ऑक्सीजन के द्वारा बदलेगा और एक बिना ऑक्सीजन के बदलेगा। तो बिना ऑक्सीजन के कौन बदलेगा? जिसमें पहले से ही ऑक्सीजन होगा। बिना ऑक्सीजन के ऑक्साइड में कौन बदल सकता है? जिसमें पहले से ही ऑक्सीजन हो। लेकिन जिसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं है, क्या वो बिना ऑक्सीजन के ऑक्साइड में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा।
तो हमको यहाँ पे निष्कर्ष निकल चुका है कि ऐसे अयस्क जिनमें पहले से ऑक्सीजन होता है उन सबका हम निस्तापन करेंगे। तो कल के अयस्क जितने भी लिखवाए थे उन सब में जिसमें जिसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, वो सारे के सारे निस्तापन प्रक्रम में आएंगे, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा वो सब किसमें जाएंगे, भर्जन। जैसे सल्फाइड अयस्क हमने पढ़ा था ना, तो सल्फाइड जितने पढ़े थे किसी में ऑक्सीजन था, नहीं था। तो जितने भी सल्फाइड अयस्क है सबका क्या किया जाएगा, भर्जन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, भर्जन। ऑक्साइड अयस्क हो चाहे कार्बोनेट अयस्क हो, ऑक्साइड और कार्बोनेट भी था ना, तो चाहे ऑक्साइड वाला चाहे कार्बोनेट वाला, इन दोनों में ऑक्सीजन था ना, तो इन दोनों के लिए किस प्रक्रम का प्रयोग करेंगे हम, हाँ, निस्तापन का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा। अब इसमें लिखो, निस्तापन मुख्यतः ऑक्साइड अयस्कों, काली पेन से लिखना इसको, ऑक्साइड अयस्कों, ऑक्साइड अयस्कों, निस्तापन मुख्यतः ऑक्साइड अयस्कों, कार्बोनेट अयस्कों, कार्बोनेट अयस्कों, कार्बोनेट अयस्कों, हो गया, या हाइड्रोक्साइड अयस्कों का किया जाता है, हाइड्रोक्साइड अयस्कों का किया जाता है, किया जाता है। हो गया, हो गया ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही गर्म करने पर, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही गर्म करने पर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही गर्म करने पर अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही गर्म करने पर अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं। हो गया। और नीचे लिखो, जैसे जैसे पहला नंबर देखो, बॉक्साइट, बॉक्साइट का सूत्र क्या था, Al2O3 × 2H2O। अब इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है, अर्थात वायु नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहले से ही ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ऑक्साइड है, बस अंतर क्या था, इसमें जल जुड़ा हुआ था। तो गर्म कर दे तो क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाता है, पीछे भी हमने पढ़ रखा है। तो गर्म कर दो, इसका क्रिस्टलन जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बस बन गया 2H2 एक्स्ट्रा निकल गया। यही हमारा है एल्यूमिना। क्या है, एल्यूमिना। हो गया ना। उसके बाद देखो, अगर चूना पत्थर लेते हो तुम, कौन, तो जब अनुपस्थिति में ही काम हो जाता तो उपस्थिति क्यों लगाएंगे। चूना पत्थर, चूना पत्थर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, होता है। जब इसको गर्म करोगे वायु की अनुपस्थिति में तो CaO बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। हो गया ना। तीसरा नंबर देख लो, मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट क्या था जी, दिखाए थे क्या, क्या था मैग्नेसाइट का, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको भी गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, MgO + CO2 बनेगा ना। फिर क्या होगा आगे, और देख लिया जाए तो आयरन वाले का क्या था, कार्बोनेट वाला, FeCO3 का नाम क्या था, सिडेराइट, सिडेराइट। सिडेराइट का क्या होगा, FeCO3। इसको भी गर्म करोगे तो ये भी FeO + CO2, सबका CO2 बाहर निकल रहा है, बाकी बचा ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है, सामान्य रिएक्शन है। अगर मान लो एक हाइड्रोक्साइड अयस्क ले लिया जाए, पांचवा नंबर देखो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सूत्र है इसका AlOH थ्राइस। क्यों? क्योंकि Al बनाता है 3 प्लस और हाइड्रोक्साइड अर्थात OH बनाता है 1 माइनस। तो इसके ऊपर 3 है और इसके ऊपर कटेगा क्या 3 से? नहीं कटेगा, तिरछा लिखते हैं ना। 3 जाएगा OH के नीचे, देखो OH के नीचे 3 हो गया और 1 आएगा किसके नीचे? Al के नीचे। तो 1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो सूत्र बन जाता है हमारा AlOH थ्राइस। ये सूत्र बनाने का तरीका होता है, इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो तीर के बाद ये बना लेता है Al2O3 और प्लस इसका जल बाहर निकल जाता है, हो जाएगा। तो संतुलित करने के लिए अगर यहाँ पे 2 कर दें, हो गया, और यहाँ पे कितना कर दें 3, तो हमारा काम हो जाएगा। नोट कर लो। ये प्रकार से चाहे हमारे पास ऑक्साइड अयस्क हुआ, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। कार्बोनेट हुआ, वो भी वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड बनेगा। ये दोनों कार्बोनेट ही हैं, गर्म करने पर ऑक्साइड बनेंगे। ये हाइड्रोक्साइड अयस्क था, इसको भी गर्म करने पर ये किसमें बदला है? ऑक्साइड में बदला और इसका जल बाहर निकल गया है। तो हमारा लक्ष्य क्या था कि अयस्क को किसमें बदलना? ऑक्साइड में बदलना, जो हमने निस्तापन की प्रक्रिया से पूरा कर लिया। अपना लक्ष्य हो गया। अब यही प्रक्रिया भर्जन से भी पूरी की जा सकती है। तो जिसका निस्तापन करेंगे उसका भर्जन नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो निस्तापन से ही ऑक्साइड में बदल गया तो भर्जन करने की क्या जरूरत। ठीक है ना, नोट करो। बाकी चीजें होंगी कल। कल तो रहेगी छुट्टी और परसों होगा टेस्ट। किसका होगा टेस्ट? विज्ञान का होगा, चैप्टर नंबर 2। क्या क्या कनेक्ट आ रहे हैं? इतना छोटा चैप्टर कौन लंबा चैप्टर है? 19 पेज है ना। अच्छा नहीं, हमको बताओ कई दिन से कहे टेस्ट के लिए, कल कहे हैं भाई तुमको उल्टा लटका मारेंगे पंखों में। कम से कम 10 से 12 दिन पहले से बोले हैं। अगर एक दिन में 1.5 पन्ना पढ़ते ना तो आज तक पूरा हो गया होता। कल एक्स्ट्रा दोबारा खुद पढ़ लेते। आई नहीं समझा? 12 में 1.5 पन्ना पढ़ते, 12 में 18 होता है। 18 पन्ना तक पढ़ लिए तो 1 पन्ना बचा होता, अभी घर पे जाकर पढ़ लेते उसको, फिर दोबारा कल दूसरी बार पढ़ लेते। कहीं से पढ़ते नहीं हो तुम लोग, बहाना बनाते हो, टाइम चाहिए। पहले टेस्ट का कॉपियाँ चेक करें तुम लोग खुद, हुए पहले अगर कम नंबर मिलेगा तो तुम लोग की दवा करेंगे।